अब सवाल ये पैदा होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। तो एनसीईआरटी को ऐसे पढ़े कि एक एक लाइन याद हो जाए, और इसके लिए हमने बाकायदे एनसीईआरटी को लिख के तैयार किया है। ठीक है। हेलो एवरीवन, ये एनसीईआरटी आधुनिक भारत का अध्याय 8 है, चैप्टर 8 है, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। और देखिए आप, ये एनसीईआरटी है और ये एनसीईआरटी भी अवेलेबल है वेबसाइट पे, पुरानी एनसीईआरटी। तो ये देखिए नोट्स है, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव क्या। तो आप जान लीजिए ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि दरिद्रता आ गई भारत में, गरीबी सबकी किस्मत बन गई, किसानों का बुरा हाल रहा, जो मजदूर थे वो उनका भी बहुत बुरा हाल था। तो अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई उससे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी जीतों से भिन्न था। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो होती है वो गुर्बत वाली अर्थव्यवस्था होती है, गरीबी करने वाली अर्थव्यवस्था होती है। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था अंग्रेज लाए। शहरी हस्तशिल्पों का एकाएक और बहुत जल्द पतन हो गया। देखिए अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का पतन होने लगा। जहां उद्योग थे पहले से परंपरागत, उन उद्योगों को बहुत धक्का लगा। तो यहाँ क्या होता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंद्विता होने लगी, कंपटीशन होने लगा। अब जाहिर सी बात है, मशीन के द्वारा अगर जो बनेगा और हाथ के द्वारा जो बनेगा, हस्तशिल्प से बनेगा, तो मशीन के सामान का कंपटीशन नहीं हो सकता। कोई सामान अगर मशीन में 10 रुपए में तैयार होता है तो हाथ से वो 30 रुपए में तैयार होगा। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति 10 रुपए वाला लेना पसंद करेगा, और मशीन का सफाई होता है। तो मशीनों द्वारा जो अंग्रेज काम शुरू किए थे उससे हमारा जो हस्तशिल्प जो उद्योग था वो बर्बाद हो गया। शहरी हस्तशिल्पों का एकाएक और बहुत जल्द पतन हो गया। पतन का मुख्य कारण इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं का के साथ पर तो उद्योगों का पतन हो गया उनके आने से। अंग्रेजों ने 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति भारत पर लाद दी। 1813 के बाद एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं, विशेषकर सूती वस्त्रों की तुरंत बड़ी भरमार हो गई। आदिम तकनीकों से बनी भारतीय वस्तुओं, भाप से चलने वाली शक्तिशाली मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर बनाई गई वस्तुओं की प्रतिद्वंद्विता में नहीं टिक पाई। तो जो ब्रिटिश, विशेषकर सूती वस्त्र जो है ना, ब्रिटिश की भरमार हो गई, और जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी था वो पूरे तौर पे ध्वस्त हो गया। अमेरिकी लेखक D.H. बकानन ने लिखा है, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेच दिया। इस्पात की रेल ने हर जगह जाकर के सूती वस्त्रों का भरमार पैदा किया, उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के दस्तकारों पर अत्याचार, हर तरह के अत्याचार किए। दस्तकारों ने अपनी वस्तुएं बाजार कीमत से कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो गए। ब्रिटेन में आधुनिक निर्मित उद्योग, विनिर्माण उद्योग के विकास के फलस्वरूप 1820 के बाद यूरोपीय बाजारों के दरवाजे भारतीय विनिर्माताओं के लिए बंद हो गए। यानी वहां इंडस्ट्री लगा और यहाँ पे आयात शुल्क कितना हो गया, और भारतीय मालों को बंद कर दिया आयात करना। कच्चे मालों को निर्यात करने की ब्रिटिश नीति से भी भारतीय हस्तशिल्प को धक्का लगा। ब्रिटिश कहते थे कच्चे माल तैयार करो, क्योंकि कपास और चमड़े जैसे कच्चे मालों की कीमतें बढ़ गई तथा विदेशी के साथ प्रतियोगिता में ठहरने की उनकी क्षमता घट गई। देखिए कच्चे मालों का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन
उत्पादित माल भारत में, और ज्यादा आपको ये बताया कि उत्पादित माल में बेनिफिट होता है। मान लीजिए कि कोई चीज, कॉटन का कपड़ा तैयार होता है और कपास से जो कपड़ा तैयार होता है वो कपड़े की कीमत ज्यादा होती है ना कि कपास की। कपास तो बहुत सस्ता होता है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834-33 में लिखा, इस दरिद्रता के समान वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में विरंजित कर रही है। ये था ब्रिटिश शासन की हालत। मतलब बेरोजगारी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम सीमा पे था। 1901 और 41 के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत 63% से बढ़कर 70% हो गया। इतना 7% बढ़ गया कृषि पे, क्योंकि सब लोग उद्योग छोड़ के फिर कृषि कार्य करने लगे। अधिकतम भू राजस्व उगाहने की क्लाइव और वारेन हेस्टिंग की नीति के कारण इतना विध्वंस हुआ कि कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा कि 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है, इसमें केवल वंचर ही रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि भू राजस्व की रकम प्रति वर्ष बढ़ती गई। 1857 से 58 में 15.3 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 1936-37 में 35.8 करोड़ रुपया भू राजस्व दोगुने से ज्यादा हो गया। 1857-58 से 1936 के बीच में, यानी कमाई कम हो गई और टैक्स बढ़ गया। टैक्स, भू राजस्व बढ़ता चला गया और कमाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बर्बाद हो गया। जो हमारा हस्त उद्योग था वो बर्बाद हो गया। आप कह सकते हैं डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। महाजन को नई कानून प्रणाली तथा राजस्व नीति से बहुत मदद मिली, क्योंकि आपने देखा था पिछले अध्याय में, महाजन, साहूकार, जितने राजा महाराजा थे उन सब का अंग्रेजों ने साथ लिया। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपये आंका गया। वर्ष 1937 तक 18 अरब रुपया हो गया। 1911 से 37 तक ऋण जो है महाजनों का, आप समझिए 6 गुना बढ़ गया। तो वो कैसे किसान उसको दे सकते हैं जब उनका आमदनी नहीं था। बिल्कुल। उत्तर मद्रास में स्थायी बंदोबस्त और उत्तर प्रदेश में अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त भी स्थानीय जमींदार के लिए समान रूप से कठोर थे। जमींदारी प्रथा के प्रसार की एक उल्लेखनीय विशेषता थी बिचौलियों का उदय। जमींदारी प्रथा के कारण बिचौलियों का उदय हुआ। जमींदारों और नए भूस्वामियों ने लगान वसूल करने के अपने अधिकार को लाभदायक शर्तों पर अन्य इच्छुक लोगों को दे दिया। सब एक दूसरे को बिचौलिए में पास होता था जमीन और कहता था लगान लेके हमें दे दो, और जितना चाहो लगान लो। ये था असल कहानी। इससे क्या है, शोषण की दर, शोषण की इंटेंसिटी और गहनता बढ़ती चली गई। जो आपने देखा ऋण कितना, 3 अरब से 18 अरब 1911 से 1937 तक में ऋण चला गया किसानों पे। जमींदारों तथा भूस्वामियों के उदय और फलने फूलने का एक अत्यंत नुकसानदेह परिणाम था। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान उनकी राजनीतिक भूमिका संरक्षित राज्यों के राजाओं के साथ और विदेशी शासकों के मुख्य राजनीतिक समर्थक बन गए। उन्होंने उद्यमान राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। समझिए, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी हो गए कि क्या अंग्रेजों के समर्थक बने रहे और बिचौलिए बने रहे। ये महसूस कर कि उनका अस्तित्व ब्रिटिश शासन के कारण है, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को सदा बनाए रखने के लिए जी तोड़ कोशिशें की। और कुछ पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, अत्यधिक भू राजस्व निर्धारण, जमींदारी प्रथा के पनपने, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता और किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता के फलस्वरूप भारतीय कृषि गति विहीन हो गई। भारतीय कृषि का गति रुक गया। वर्ष 1901 से 1939 के बीच कुल कृषि उत्पादन 14% कम हो गया। तो आप ये देखिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कृषि का अभाव हो गया, उसके बाद ऋणग्रस्तता बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। भारत सरकार ने 1905 तक
रेलवे पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, मगर इसी दौरान सिंचाई पर 50 करोड़ रुपए से कम खर्च किए। अब समझिए, इतना कम खर्च किया। रेलवे की मांग ब्रिटिश व्यवसायी कर रहे थे, जबकि सिंचाई करोड़ों भारतीय किसानों का भला होता। सिंचाई की मांग किसान कर रहे थे, तो अभी सिंचाई का एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सरकार ने आगे चलने की और कुछ कदम बढ़ाए। 1951 में केवल 9,30,000 लोहे के हल इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि काठ के हलों की संख्या 3 करोड़ 18 लाख थी और अजैविक उर्वरकों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होता था, जबकि अधिकांश पशु खाद, गोबर, मल और मवेशियों की हड्डियां बर्बाद हो जाती थी। वर्ष 1922-23 में कुल फसल वाली जमीन के केवल 1.9% में ही उन्नत बीज का प्रयोग होता था। उन्नत बीज का प्रयोग 1923 में सिर्फ 1.9% जमीन पर ही होता था। वर्ष 1938-39 तक यह प्रतिशत बढ़कर 11% हो गई। मतलब उन्नत बीज कितना कम यूज हो पा रहा था, सरकार प्रोत्साहित नहीं कर पा रही थी। वर्ष 1939 में सारे भारत में केवल 6 कृषि कॉलेज थे। 1939 में 6 कृषि कॉलेज थे, जिसमें से 13 से 6 विद्यार्थी पढ़ते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में एक भी कृषि कॉलेज नहीं था। पहली कपड़ा मिल 1853 में कावसजी नाना भाई ने मुंबई में शुरू किया। बंबई में कावसजी नाना भाई 1853 में शुरू किया और पहली जूट मिल 1855 में रिसरा, बंगाल में स्थापित की गई। वर्ष 1979 में भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें थी। ये था। भारत में इस्पात का उत्पादन सबसे पहले 1913 में हुआ। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा 19वीं सदी में नील, चाय, कॉफी जैसे बागानों उद्योगों का भी विकास हुआ। उन पर पूरी तरह से यूरोपीय स्वामित्व था। नील से रंग बनाने का उद्योग भारत में 18वीं सदी के अंत में शुरू किया गया। ये बंगाल, बिहार में फला फूला। उन्होंने नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया। अब देखिए, किसानों को वो मजबूर कर रहे थे। इस उत्पीड़न का सजीव चित्रण प्रसिद्ध बंगला लेखक दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में 1860 में किया गया है। चाय उद्योग का विकास 1850 के बाद असम, बंगाल, दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हुआ। चाय उद्योग पर विदेशी स्वामित्व होने के कारण सरकार ने लगान मुक्त जमीन तथा अन्य सुविधाएं देकर उनकी सहायता की। देखिए, ये सब आर्थिक नीतियां थी। 1939 में देश भर में केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। 20वीं सदी के तीसरे और चौथे दशकों में उद्यमान राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय पूंजीपति वर्ग के दबावों के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर भारतीय उद्योगों को तटकर संबंधी कुछ संरक्षण देना पड़ा। भारतीयों के उद्योगों जैसे सीमेंट, लोहा, इस्पात, शीशा को यह संरक्षण नहीं दिया गया या दिया गया तो बहुत कम, अपर्याप्त था। पहला, और जब गरीबी आई और हर तरफ से परेशानी थी तो अकाल भी आने लगा। पहला अकाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860-61 में पड़ा, जिसमें 2 लाख आदमियों की जानें गई। उस समय का 2 लाख। 1865-66 के अकाल ने उड़ीसा में 1865-66 में उड़ीसा में आया। 1860-61 में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मद्रास को धर दबोचा 20 लाख लोगों की जाने गई 1865-66 में। 1860-61 में 2 लाख लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 65-66 में 20 लाख। सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पड़ा। महाराष्ट्र में 8 लाख लोग मरे। मद्रास में लगभग 35 लाख लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 8 लाख लोग मरे
और मद्रास में 35 लाख लोगों की जानें गई। देखिए कितने लोग मरे, ये सब गरीबी के कारण, आर्थिक नीतियों के कारण। मैसूर को करीब 20% जनसंख्या से हाथ धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक लोग मर गए। 1876 की बात हो रही है। 1865-66 में उड़ीसा, बंगाल और बिहार और मद्रास में 20 लाख लोग मरे। 1860-61 में उत्तर प्रदेश में 2 लाख लोग मरे। 1843 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख लोग मरे। यह काल में मरने वालों की अधिक संख्या इस बात का संकेत देती है गरीबी और भुखमरी की जड़ें भारत में कितनी गहरी हो गई थी। इन आंकड़ों को, कुछ आंकड़ों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, आंसर देने में आसानी होती है। गवर्नर जनरल के काउंसिल के एक सदस्य चार्ल्स इलियट ने टिप्पणी की, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आदि कृषि जनसंख्या को एक साल के अंत से दूसरे साल के अंत तक पता नहीं होता कि पेट भर खाना कैसा होता है। ये कौन कहते हैं? चार्ल्स इलियट कहते हैं, वहीं के गवर्नर जनरल के काउंसिल के एक सदस्य, कि ये हालत थी गरीबी और दरिद्रता की। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी उससे दरिद्रता इतनी बढ़ गई। इंपीरियल गजेटर के संकलनकर्ता विलियम हंटर ने स्वीकार किया कि भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है। विलियम हंटर ने कहा भारत के 4 करोड़ लोगों को अपर्याप्त भोजन पर जीवन बिताने की आदत हो गई है। राष्ट्रीय आय संबंधी विशेषज्ञ कॉलिन क्लार्क ने हिसाब लगाया है कि 1925 से 34 के दौरान संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन का था। एक अंग्रेज की आय एक भारतीय की आय से 5 गुना थी। कॉलिन क्लार्क ने यह हिसाब लगाया था 1925 से 34 के दौरान संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी और एक अंग्रेज की आय भारत की एक व्यक्ति की आय से 5 गुना थी। यह था कुल मिलाकर के एक आधारभूत तथ्य यह है कि जिस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया में ब्रिटेन ने औद्योगिक विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति को जन्म दिया, उसी ने भारत में आर्थिक अल्प विकास और सामाजिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ेपन को जन्म देकर उसको कायम रखा। ब्रिटेन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के अधीन रखा था तथा अपनी जरूरतों के मुताबिक भारत की आधारभूत सामाजिक प्रवृत्तियों को उसने निर्धारित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय कृषि और उद्योग में ठहराव आ गया। यानी ये पैरेलल आप देखिए कि जहां ब्रिटेन इसी भारत में ब्रिटेन का उद्योग चमक गया और ब्रिटेन बहुत आगे निकला और उसी के पैरेलल भारत में भारत का उद्योग जो है ना डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया, वी उद्योग हो गया। मतलब एक ही समय में दोनों काम हो रहा था कि एक आधारभूत तथ्य यह है कि जिस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया में ब्रिटेन में औद्योगिक विकास तथा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को जन्म दिया था, उसी ने भारतीय का आर्थिक पिछड़ेपन और अल्प विकास को जन्म दिया। तो आप समझिए एक ही वक्त में ब्रिटेन में औद्योगिक विकास हो रहा है और ब्रिटेन भारत में औद्योगिक विकास कर रहा है और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति कर रहा है, लेकिन भारत अल्प विकास कर रहा है। भारत आर्थिक रूप से वी उद्योग की तरफ जा रहा है। ये एक ही वक्त के 2 समानांतर मूल्यांकन है। तो एनसीईआरटी ऐसा कहता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे 4-5 पॉइंट हैं। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, गरीबी और दरिद्रता बढ़ती है, ब्रिटेन अपने भारत को एक कंज्यूमर बना देता है, उपभोक्ता बनाता है सिर्फ, और भारत के उद्योगों को नष्ट करता है। रेलवे के आविष्कार भारत के छोटे छोटे गांवों तक के सारे उद्योगों को नष्ट कर देता है, हस्तशिल्प को नष्ट कर देता है और एक दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों का बढ़ता है। ये सारी प्रक्रिया एक साथ चलती है और भारत के व्यक्तियों की राष्ट्रीय आय घटती चली जाती है, भारत की दरिद्रता के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सारे आंकड़े आपके पास अवेलेबल है। इस दरिद्रता के कारण लाखों लोग बिहार, मद्रास, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और
हर जगह लोग मरते हैं, बार बार चाय उद्योग को भी विकास दिया जाता है, नील उद्योगों पर भी ध्यान दिया जाता है, हर उद्योग को इसी दौरान आप ये देखिएगा 1853 में रेलवे का विकास किया जाता है। ये सारी चीजें अपने उद्योग को विकास करने के लिए और भारतीय उद्योगों को विनाश करने के लिए। और कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये हुआ कि हमें दरिद्रता के लिए छोड़ दिया गया था, भारत को एक दरिद्र मुल्क बना दिया गया। आम आदमी को एक आम व्यक्ति को एक साल में ये नहीं पता चलता था कि पेट भर खाना क्या होता है, ये था दरिद्रता की हालत। तो ये है एनसीईआरटी का निष्कर्ष। धन्यवाद।